हो अगर भारत में न्याय का तराजू सबूतों और कानून से नहीं, बल्कि खून के रिश्तों और पारिवारिक संबंधों से संतुलित हो? क्या यह सोच आपको परेशान करती है? यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आलोचक और यहाँ तक कि पूर्व न्यायाधीश भी सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं। एक लगातार उठने वाली फुसफुसाहट जो अब एक दहाड़ बन गई है। यह विचार कि भारत की न्यायपालिका, वही संस्था जिसे निष्पक्षता के हमारे अंतिम संरक्षक के रूप में बनाया गया है, एक निजी खास क्लब की तरह काम करती है। यह जानकर आपको हैरानी होगी, सुप्रीम कोर्ट में एनजेएसी मामले की सुनवाई के दौरान यह दावा किया गया था कि लगभग आधे हाईकोर्ट जज और 1/3 सुप्रीम कोर्ट जज न्यायपालिका के ऊंचे पदों पर पहले से मौजूद लोगों के रिश्तेदार थे। जरा एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। 1 अरब से ज्यादा विविध लोगों के देश में क्या हमारी सर्वोच्च बेंचों पर सीटें वास्तव में अक्सर परिवारों के एक छोटे, आपस में जुड़े समूह के कब्जे में होती हैं? इस वीडियो में हम उस असुविधाजनक सच से पर्दा उठा रहे हैं जिसे वे नहीं चाहते कि आप सुने। हम उस फैमिली क्लब का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि वह भारत की अदालतों को स्थानीय स्तर से लेकर सत्ता के उच्चतम पदों तक चला रहा है। और हम सबसे जरूरी सवाल पूछ रहे हैं, क्या निष्पक्ष सुनवाई का आपका मौलिक अधिकार कौन किसको जानता है की वजह से खतरे में पड़ रहा है? तो इसकी जड़ क्या है? सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को समझते हैं। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए आपको भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अजीब व्यवस्था को देखना होगा। इसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है, आपको भारतीय संविधान में कहीं भी कॉलेजियम शब्द नहीं मिलेगा। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही 80 और 90 के दशक में अपने फैसलों की एक श्रृंखला के माध्यम से बनाया था, जिसे 3 जजेस केसेस के नाम से जाना जाता है। इससे पहले न्यायिक नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, लेकिन इन मामलों के जरिए अदालत ने परामर्श शब्द की नई व्याख्या करके इसे सहमति बना दिया, जिसने मूल रूप से न्यायपालिका को अपने ही सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दे दी। तो अब यह कैसे काम करता है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें 4 अन्य सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। वे ही सिफारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनना चाहिए। उच्च न्यायालयों के लिए उस अदालत का अपना कॉलेजियम एक सिफारिश करता है, जिसे सरकार के पास जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। इसका उद्देश्य नेक था, न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसने कई नई समस्याएं पैदा कर दी हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी है। चयन के लिए कोई आधिकारिक मानदंड नहीं है, कोई सार्वजनिक साक्षात्कार नहीं होते और बैठकों का कोई ब्यौरा कभी जारी नहीं किया जाता है। पूर्व न्यायाधीश रूमा पाल ने इसे मशहूर तौर पर देश के सबसे अच्छे से रखे गए रहस्यों में से एक कहा था। इस गोपनीयता ने पक्षपात और इससे भी बदतर भाई भतीजावाद के व्यापक आरोपों को जन्म दिया है। इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां आप किसे जानते हैं, यह इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप क्या जानते हैं, जिसने प्रतिभाशाली पहली पीढ़ी के वकीलों को रोक दिया है, जबकि सही पारिवारिक नाम वालों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। अब मैं आपको कुछ सबूत और विस्फोटक केस संदर्भ देता हूं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2025 की शुरुआत में द प्रिंट की एक जांच से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 30% मौजूदा जज पूर्व जजों के रिश्तेदार हैं और अन्य 30% शक्तिशाली कानूनी परिवारों से आते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में 60% जजों की इस पेशे में गहरी पारिवारिक जड़ें हैं। क्या यह वाकई एक संयोग है? और यह पैटर्न सिर्फ शीर्ष पर ही नहीं है, यह उच्च न्यायालयों तक फैला हुआ है। उसी जांच में पाया गया कि हर 3 में से 1 हाईकोर्ट जज किसी दूसरे जज का रिश्तेदार है या वकीलों के परिवार से आता है। कुछ अदालतों में ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। केरल उच्च न्यायालय में यह आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से 48% है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये रिश्तों के एक वास्तविक जाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बारे में सोचिए। उनके चाचा महान जस्टिस HR खन्ना थे, जो इमरजेंसी के दौरान अपनी अकेली असहमति की आवाज के लिए प्रसिद्ध थे। या पिछले CJI DY चंद्रचूड़, जो पूर्व चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। यह हमें योग्यता बनाम वंश के बारे में क्या बताता है? यह सूची लंबी होती जाती है, जो अब कई लोग न्यायिक राजवंश कहते हैं, उसे बना रही है। यह अंकल जज सिंड्रोम, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, समान अवसर के बारे में गंभीर नैतिक सवाल उठाता है, भले ही न्यायाधीशों की व्यक्तिगत योग्यता पर कोई संदेह न हो।
लेकिन क्या उनकी प्रतिभा इस व्यवस्थागत मुद्दे को माफ कर सकती है? यह समस्या व्यापक कानूनी इकोसिस्टम में भी फैल गई है। बार बार जब नए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया जाता है तो विवाद खड़े हो जाते हैं और सूची मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बच्चों और रिश्तेदारों से भरी होती है। ये कनेक्शन, चाहे वास्तविक रूप से कुछ गलत हो या ना हो, संदेह का एक घना बादल पैदा करते हैं। जब कोई मामला लड़ रहा वकील किसी जज का बच्चा हो, या जब मामले की सुनवाई कर रहा जज न्यायपालिका में किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित हो, तो क्या एक आम नागरिक वास्तव में विश्वास कर सकता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है? जनता के विश्वास का यह क्षरण इस फैमिली क्लब का सबसे हानिकारक परिणाम है। यह सभी के लिए न्याय के विचार को ही खतरे में डालता है। निष्पक्ष रूप से कहें तो इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो अगर उनके पास टैलेंट है, काबिलियत है, तो न्यायपालिका में शामिल होने में गलत क्या है? क्या ये सिर्फ भाई भतीजावाद है या कोई और भी वजह है? आइए समझते हैं इस सिक्के का दूसरा पहलू। इस प्रणाली के रक्षक तर्क देते हैं कि एक कानूनी परिवार में लोन होना बहुत कम उम्र से ही कानून और न्यायिक नैतिकता की गहरी समझ पैदा कर सकता है। वे यह भी बताते हैं कि विरासत सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है। आप इसे चिकित्सा, व्यवसाय और निश्चित रूप से राजनीति में भी देखते हैं। और कॉलेजियम का मुख्य बचाव यह है कि यह राजनेताओं से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाली एकमात्र चीज है। डर यह है कि राजनेताओं को नियुक्तियों में कोई भी अधिकार देने से एक ऐसी अदालत बनेगी जो दिन की सरकार की सेवा करेगी, जिसे एहसानों का जाल कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत स्पष्ट रहा है, यह फैसला देते हुए कि न्यायपालिका की खुद को नियुक्त करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे छुआ नहीं जा सकता। जब इस बारे में पूछा गया तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने राजवंश की समस्या के विचार का खंडन किया। उन्होंने बताया कि प्रवेश स्तर पर जिला अदालतों में चीजें अधिक विविध हो रही हैं। कुछ राज्यों में अब महिलाओं की भर्ती आधे से अधिक हो गई है। तर्क यह है कि आज की शीर्ष अदालतें बस यह दर्शाती हैं कि दशकों पहले कानूनी पेशा कैसा दिखता था, और यह बदलाव हालांकि धीमा है पर हो रहा है। न्यायपालिका में भाई भतीजावाद से होने वाले नुकसान को समझने के लिए आइए अब हम बड़ी तस्वीर यानी न्याय वितरण पर इसके प्रभाव को समझते हैं। तो आपको, एक आम इंसान को, इस सब की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बड़ा है और यह आपके मौलिक अधिकारों और हमारे लोकतंत्र के मूल पर प्रहार करता है। पहला, यह योग्यता को खत्म करता है। जब नियुक्तियां कनेक्शन पर आधारित लगती हैं, तो यह अनगिनत शानदार और योग्य वकीलों को दरकिनार कर देता है, जिनके पास सही उपनाम नहीं है। यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग खोजने के बजाय कुछ चुनिंदा परिवारों के भीतर सत्ता बनाए रखने के बारे में हो जाती है। दूसरा, यह जनता के विश्वास को नष्ट करता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। एक पक्षपाती, बंद व्यवस्था की धारणा, जहां व्यक्तिगत संबंध फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करती है। विश्वास की यह कमी खतरनाक है, क्योंकि यह उसी संस्था को कमजोर करती है जिसका काम आपके अधिकारों की रक्षा करना और संविधान को बनाए रखना है। तीसरा, यह प्रतिनिधित्व के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। आंकड़े स्पष्ट हैं। उच्च न्यायपालिका में उच्च जातियों का भारी दबदबा है। 2018 और 2023 के बीच कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि उच्च न्यायालय में नियुक्त लगभग 76% सामान्य श्रेणी से थे, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। लैंगिक विविधता भी उतनी ही खराब है, जिसमें महिलाएं शीर्ष पर न्यायाधीशों का एक छोटा सा हिस्सा है। एक न्यायपालिका जो उस समाज की तरह नहीं दिखती जिसकी वह सेवा करती है, वह हमेशा उसकी समस्याओं को सही मायने में समझने और सेवा करने के लिए संघर्ष करेगी। अंत में, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन की नींव है। जब उस नींव में भाई भतीजावाद और पक्षपात के दावों से दरार पड़ जाती है, तो पूरी लोकतांत्रिक इमारत खतरे में पड़ जाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां न्याय सभी के लिए एक अधिकार के बजाय अच्छी तरह से जुड़े लोगों के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त सेवा जैसा दिखता है। तो मौजूदा हालात में समाधान क्या है? आइए अब हम सुधार के रास्ते तलाशते हैं। सुधार की मांग कोई नई नहीं है। सबसे बड़ी कोशिश 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या NJAC के साथ हुई थी। विचार यह था कि नियुक्तियों को संभालने के लिए एक 6 सदस्यीय निकाय बनाया जाए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति शामिल हों। यह एक अधिक पारदर्शी और संतुलित प्रणाली बनाने की एक कोशिश थी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत के बहुमत ने महसूस किया
कि कानून मंत्री और बाहरी लोगों को शामिल करना न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन था। फिर भी एनजेएसी को खत्म करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं थी और इसे ठीक करने की जरूरत थी। सालों बाद भी हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो वास्तविक सुधार कैसा दिख सकता है? लोगों ने सुझाव दिए हैं। वास्तविक पारदर्शिता, चयन के मानदंड सार्वजनिक करें, कॉलेजियम बैठकों का ब्यौरा दर्ज करें और बताएं कि उम्मीदवारों को क्यों चुना या अस्वीकार किया गया। एक नया आयोग एनजेएसी जैसे एक स्वतंत्र निकाय के विचार पर फिर से विचार करें, लेकिन मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीशों की अभी भी प्राथमिक आवाज हो। व्यापक परामर्श, वास्तव में एक व्यापक समूह से राय मांगे, जैसे कि बार एसोसिएशन और शीर्ष कानूनी विचारक। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, निचली अदालतों के लिए न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय परीक्षा आधारित प्रणाली बनाएं, जो शीर्ष तक एक अधिक विविध और योग्यता आधारित पाइपलाइन बनाएगी। ये विचार न्यायपालिका को कमजोर करने के बारे में नहीं है, वे इसे मजबूत करने के बारे में हैं। वे यह सुनिश्चित करने के बारे में हैं कि संस्था जवाबदेह, पारदर्शी हो और वास्तव में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करे जिनकी वह सेवा करती है। भारत की न्यायपालिका एक निर्णायक मोड़ पर है। दशकों से हमने इसे अपने लोकतंत्र के एक स्तंभ और आम आदमी के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा है। लेकिन भाई भतीजावाद के आरोपों की लगातार बौछार और एक प्राइवेट फैमिली क्लब की छवि इसकी नींव को ही खोखला कर रही है, जो सिस्टम में आपके विश्वास को खतरे में डाल रही है। चुनौती एक संतुलन खोजने की है, एक ऐसी प्रणाली जो न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव से बचाए लेकिन उन्हें भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह भी बनाए। आप किसे जानते हैं वाली व्यवस्था से आप क्या जानते हैं वाली व्यवस्था की ओर बढ़ना सिर्फ सुधार के लिए एक अच्छा विचार नहीं है, यह हमारे देश में न्याय के भविष्य और हर नागरिक के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए बिल्कुल जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या कॉलेजियम सिस्टम टूट गया है? क्या हम एनजेएसी जैसा कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन इस बार इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में अपने ईमानदार विचार बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। अगर आपको यह जांच उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कानून प्लस को सब्सक्राइब करें और इसे व्यापक रूप से साझा करें। केवल खुली और ईमानदार सार्वजनिक चर्चा और सामूहिक मांग के माध्यम से ही हम भारत की अदालतों की अखंडता की रक्षा करने और सभी के लिए सच्चा न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव के लिए दबाव डाल सकते हैं।